हेलो दोस्तों, आप सबका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल राहुल क्लासेस में। इस वीडियो में हम भारत की ज्योग्राफी के बारे में अध्ययन करेंगे। भारत की ज्योग्राफी में कुछ टॉपिक्स ऐसे होते हैं जो क्या बोलते हैं, मिलते तो हैं हमें बुकों में, लेकिन समझ में नहीं बैठते। तो हम उससे रिलेटेड कुछ बातें करेंगे। जैसे कि हम तटीय मैदान पढ़ेंगे भारत के कुछ तटीय मैदानों के बारे में अध्ययन करेंगे। तटीय मैदान क्या है, कोरोमंडल तट क्या होता है, कोंकण तट क्या होता है, कनारा तट क्या होता है। तो ये सारी चीज़ें क्या होती है, हम इन सब का भी अध्ययन करेंगे। लेकिन और हम है ना, भारत की जल विद्युत परियोजनाएं पढ़ेंगे, कुछ भारत की जलवायु कैसी है, भारत की मानसून कैसा है। तो इन सब के बारे में अपन क्या करेंगे, अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहले भारत के तटीय मैदानों को देखते हैं। भारत के तटीय मैदानों में बात करें तो भारत के सबसे पहले हमें डायग्राम के बारे में पता होना चाहिए। भारत का मानचित्र कैसा है, भारत के बारे में हमें इतना सब कुछ पता होना चाहिए कि भारत का मैप कैसा है। जैसे मैं अभी नीचे के तटीय मैदान वे मैदान होते हैं जो जिसकी सीमा किससे लगती है हमारे। एक सेकंड में मानचित्र बना लेता हूँ पहले। जैसे ये भारत का कुछ मानचित्र छोटा सा है ना। तो कोंकण क्या, भारत के तटीय मैदान वे मैदान होते हैं जिसकी सीमा, जिस भी राज्य की सीमा समुद्र से लगती है, वो क्या कहलाते हैं, तटीय मैदान कहलाते हैं। तट कहलाता है वो, बीच जिसे बोलते हैं हम, तो वो क्या कहलाता है, तटीय मैदान कहलाता है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, कुछ तटों के बारे में अध्ययन करेंगे। जैसे कि अ, तटीय मैदान के बारे में बता ही दिया मैंने आपको, है ना। तो सबसे पहले तट होता है हमारा काठियावाड़ तट। सबसे पहला तट कौन सा है हमारा, काठियावाड़ तट। काठियावाड़ तट क्या होता है, गुजरात में एक जगह है जिसका नाम आप एक जिला भी सुना होगा, कच्छ। कच्छ नाम का एक जिला है। वहाँ से आप हमारे दमन तक, कच्छ से दमन तक के बीच में जो समुद्री सीमा है, उसको क्या किस नाम से जाना जाता है, काठियावाड़ तट के नाम से जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है, काठियावाड़ तट के नाम से जाना जाता है। दमन से अब जब हम आगे निकलते हैं, गोवा तक के बीच में आते हैं, ठीक है। तो दमन से और गोवा के बीच की जो ये सीमा है, इसको हम बोलते हैं कोंकण तट। क्या बोलते हैं, कोंकण तट। और गोवा से जब आगे हम मंगलोर तक आते हैं, तो मंगलोर में यहाँ पे लिख देता हूँ, मंगलोर तक आते हैं, तो ये मंगलोर, गोवा से और मंगलोर के बीच में जो तट पड़ता है, इस तट का नाम होता है कनारा तट। कौन सा नाम है, कनारा तट। मंगलोर से जैसे आगे बढ़ेंगे हम, है ना, और यहाँ तक आएंगे, कहाँ तक, कन्याकुमारी तक। कन्याकुमारी आपको पता भी होगा, भारत का सबसे स्थलीय सीमा के बारे में बात करें तो सबसे दक्षिणतम पॉइंट है हमारा कन्याकुमारी, है ना। 8 डिग्री 4 मिनट पे पड़ता है। लेकिन संपूर्ण भारत के बारे में बात करें तो हमारे सबसे है ना, सबसे दक्षिणतम पॉइंट है वो है इंदिरा पॉइंट। इंदिरा पॉइंट, कन्याकुमारी तक के बारे में बात कर ली थी हमने। कन्याकुमारी से जैसे हम आगे बढ़ते हैं, जैसे कि हम कन्याकुमारी से यहाँ तक बढ़ते हैं, ये कौन सी जगह है, ये जगह है हमारी कौन सी, कन्याकुमारी से जैसे पुलिकट झील। पुलिकट झील, पुलिकट झील कहाँ पड़ती है, उड़ीसा में पड़ती है। पुलिकट झील इस जगह पड़ती है, गलत वो हो गया। पुलिकट झील यहाँ पर है, उड़ीसा में पड़ती है, ठीक है। तो कन्याकुमारी से और पुलिकट झील तक के बीच में जो तट पड़ता है, इसको बोलता है कोरोमंडल तट। कौन सा तट, कोरोमंडल तट। इसका नाम नहीं बताया था क्या मैं आपको, मंगलोर से कन्याकुमारी के बीच में पड़ता है, वो पड़ता है मालाबार तट। कौन सा तट पड़ता है, मालाबार तट। इससे इस वाले एरिया को बोलते हैं अपन पश्चिमी पश्चिमी तट, ओके। और पुलिकट झील तक के बारे में बात कर ली। पुलिकट झील से जब हम ऊपर उठते हैं तो महानदी पड़ती है, महानदी तक। महानदी का डेल्टा हमारे पश्चिम बंगाल की साइड पड़ जाता है, तो महानदी के डेल्टा तक ये जो तट कहलाता है वो कहलाता है उत्तरी सरकार। क्या कहलाता है, उत्तरी सरकार, है ना, दिख रहा है आपको, ठीक है। उत्तरी सरकार तक, उत्तरी सरकार कहलाता है। महानदी से जैसे ऊपर जाता है तो गंगा का मैदान आ जाता है, जहाँ पर इसको भागीरथी करना चालू कर देता है। तो गंगा के मैदान तक का जो हिस्सा है, इस तट को कहते हैं अपन उत्कल तट। कौन सा तट, उत्कल तट कहलाता है ये। समझ में आया बात। तो ये हमारे तट हो गए। सबसे पहले हमने पढ़ा कच्छ से जो हमारे दमन तक का हिस्सा है उसको काठियावाड़ तट बोलते हैं। दमन से गोवा के बीच में कोंकण तट, गोवा से मंगलोर तक के बीच में कनारा तट, मंगलोर से कन्याकुमारी तक के बीच में मालाबार तट, इस पूर्ण को बोलते हैं पश्चिमी तट। कन्याकुमारी से पुलिकट झील तक के बीच में हमारा पड़ता है कोरोमंडल तट। पुलिकट झील से
हमारी महानदी तक उत्तरी सरकार पड़ता है, और उत्तरी सरकार के बाद में महानदी से गंगा तक के बीच में पड़ता है हमारा कौन सा तट? उत्कल तट। सुनिए बात, अब क्या करना है हमें? ये जो हिस्सा कहलाता है वो कहलाता है पूर्वी तट। ठीक है, इतनी समझ में आई। अब भारत की कुछ जल विद्युत परियोजनाएं जो आपको थोड़े बहुत याद करनी पड़ेंगी, इसमें कुछ मैन है जो मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले हाँ, चिनाब नदी पर देखें हम, तो चिनाब नदी पर हमारी 2-3 परियोजनाएं हैं। जैसे पहली बात तो जल विद्युत परियोजना होती क्या है? जल विद्युत परियोजना वे परियोजना होती है जिसके बहुत सारी बहुउद्देशीय परियोजना होती है एक तरीके की, जिससे है ना इसके द्वारा हम बाढ़ नियंत्रण कर सकते हैं, बिजली बना सकते हैं, और क्या बोल सकते हैं अपन, पानी की सुविधा उपलब्ध करा सकते हैं, नई बस्तियाँ बसा सकते हैं उसके किनारे, जिससे उनको पानी आने की व्यवस्था भी मिल सके। तो हम ऐसा कर सकते हैं। तो चिनाब नदी, सबसे पहले हम चिनाब नदी पर कौन कौन सी परियोजना है उनके बारे में अध्ययन करते हैं। तो चिनाब नदी पर हमारे पास 2-3 परियोजनाएं, जैसे कि एक है दुलस्ती परियोजना, एक है दुलस्ती परियोजना हो गई, तुलबुल परियोजना हो गई, है ना, बगलीहार परियोजना हो गई, बगलीहार परियोजना हो गई, सलाल परियोजना हो गई। ठीक है, ऐसे कुछ परियोजना है। सतलज पे, जैसे सतलज की बात करें तो सतलज पे हमारी कौन सी परियोजना है? भाखड़ा नागल परियोजना सतलज नदी पर है। कौन सी नदी पर है? भाखड़ा नागल किस नदी पर है? सतलज नदी पर हमारी क्या है? परियोजना है। समझने की बात इतनी। दक्षिण भारत में बात करूँ तो पेरियार नदी पड़ती है। पेरियार नदी पर पेरियार परियोजना है। पेरियार परियोजना है एक तो हमारी, और एक है इडुक्की परियोजना। कौन सी परियोजना है? इडुक्की परियोजना। इसी पेरियार नदी पर पेरियार राष्ट्रीय उद्यान भी है, और है ना क्या बोलते हैं, पेरम्बिलिकम इस नाम से ऐसा कुछ राष्ट्रीय उद्यान भी स्थित है। ठीक है, बेतवा नदी पर माता टीला परियोजना है ना। गोदावरी पर निजाम सागर, ये बात रखना, गोदावरी जो है इस पर तो निजाम सागर है, और गोदावरी पर निजाम सागर परियोजना है। और जो हमारी कावेरी नदी है इस पर शिव समुद्रम परियोजना है। कौन सी परियोजना है? शिव समुद्रम परियोजना है। और जो हमारी इंद्रावती नदी जो है इस पर हमारी मचकुंड परियोजना है। इंद्रावती नदी के बारे में बात करें, जो इराकुंड परियोजना जो है, एक इराकुंड परियोजना भी है। इराकुंड परियोजना जो है वो हमारी किस नदी पर है? महानदी पर। महानदी है जिसको पश्चिम बंगाल का कहलाता है, शोक कहलाता है, वही इराकुंड परियोजना उस पर ही स्थित है। मेरे बात भारत के, अब हम है ना, और एक और नदी और देख लेते हैं, जैसे ताप्ती नदी पर काकरा पार है ना, काकरा पार उकाई परियोजना है। ठीक है, तो बहुत सारी परियोजनाएं हैं वैसे, लेकिन मैन कुछ थी जो मैंने आपको बता दी है। ठीक है, अब हम भारत के कुछ ग्लेशियर के बारे में बात कर लेते हैं। भारत के कुछ ग्लेशियर को हिंदी में क्या बोलते हैं? हिमनद बोलता है। क्या बोलते हैं? हिमनद बोलते हैं। ग्लेशियर को हिंदी में क्या बोलते हैं? हिमनद बोलता है। तो भारत का सबसे बड़ा ग्लेशियर के बारे में बात करूँ तो भारत का सबसे बड़ा जो ग्लेशियर है वो ग्लेशियर है कौन सा? सियाचिन का ग्लेशियर है, सियाचिन ग्लेशियर। बट इसमें ट्विस्ट ये है कि अपन सियाचिन ग्लेशियर ले सकता है, वी कैन राइट टू सियाचिन ग्लेशियर अकॉर्डिंग टू एरिया, मतलब कि हम एरिया के हिसाब से ही क्या लिख सकते हैं, अपन सियाचिन ग्लेशियर को लिख सकते हैं। लेकिन अगर लेंथ के हिसाब में लिखें तो इससे बड़ा जो ग्लेशियर है उसका नाम है शशाई ग्लेशियर। कौन सा ग्लेशियर? शशाई ग्लेशियर। ठीक है, अब भारत के कुछ ग्लेशियरों में बात करूँ तो अंडमान निकोबार पर तो कोई ग्लेशियर है ही नहीं हमारा, तो है ना। सबसे बड़ा जो ग्लेशियर बात करो, सबसे ज़्यादा जो ग्लेशियर है वो हमारे किस में है? जम्मू कश्मीर में सबसे ज़्यादा ग्लेशियर है। जैसे कि कौन कौन से ग्लेशियर है? सियाचिन ग्लेशियर वहाँ पे, ये जोमो लुंगवा वहीं पर है, बिहाफू वहीं पर है, बाल्टोरो वहीं पर है, इसाफ वहीं है। ठीक है, इस पर वहीं है। गंगोत्री ग्लेशियर उत्तराखंड के अंदर है। कंचनजंगा और जेमू, ये बात ध्यान रखना, सियाचिन में मतलब जो सिक्किम है हमारा, इस पर केवल 2 ग्लेशियर है, एक तो जेमू ग्लेशियर है और एक कंचनजंगा ग्लेशियर किस पर है? सिक्किम में ही है।
ठीक है, ये बात ध्यान रखना। और उसके बाद में ये कुछ एक आध ग्लेशियर थे जो आपको है ना परीक्षा की दृष्टि से जो इम्पोर्टेंट होता है वो मैंने बता दिया है आपको। उसके बाद में कुछ घाटियाँ हैं। क्या है? कुछ घाटियाँ हैं। घाटी क्या होती है कि हाँ, ये अपने पहाड़ों का रास्ता रोक देती है, ऐसा कुछ होता है इनमें, तो वो घाटियाँ कहलाती है। तो कुछ घाटियाँ मैं बता देता हूँ। जैसे उत्तराखंड के बात करूँ तो उत्तराखंड के अंदर है 2-3 घाटियाँ। जैसे चुम्ही घाटी है। कौन सी घाटी है? चुम्ही घाटी है उत्तराखंड के अंदर। नेलांग घाटी है, नेलांग घाटी है। और कौन सी घाटी है? सौर घाटी है, सौर घाटी है। धर्मा घाटी है। तो कुछ इंपॉर्टेंट छोटी छोटी सी घाटी है, तो कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं। धर्मशाला घाटी जम्मू कश्मीर में पड़ जाती है, हिमाचल प्रदेश में पड़ती है। कुल्लू घाटी हिमाचल प्रदेश के अंदर है। कंगाड़ा घाटी हिमाचल प्रदेश के अंदर। मैक्सिमम घाटी जो हमारे है वो हिमाचल प्रदेश के अंदर ही पड़ती है। मालना घाटी भी हिमाचल प्रदेश के अंदर है। लाहौल घाटी हिमाचल प्रदेश के अंदर है। पार्वती घाटी हिमाचल प्रदेश के अंदर है। किन्नौर घाटी हिमाचल प्रदेश के अंदर है। जुल्लुक घाटी नागालैंड के अंदर है। एकमात्र घाटी जुक्कू घाटी किसके अंदर है? नागालैंड के अंदर है। किसके अंदर है? नागालैंड के अंदर स्थित है। ठीक है। अराकू घाटी जो है, कौन सी घाटी? अराकू घाटी जो है वो है आंध्र प्रदेश के अंदर। आंध्र प्रदेश के अंदर कौन सी घाटी है? अराकू घाटी स्थित है। शांत घाटी कर्नाटक में है। न्योरा घाटी वेस्ट बंगाल में है। पंबन घाटी तमिलनाडु में है। ठीक है। युथांग घाटी सिक्किम के अंदर है। युथांग घाटी जो है वो किस में है? सिक्किम में है। ठीक है। उसके बाद में पंबन घाटी तमिलनाडु में, वही पंबन द्वीप है जिसके सहारे राम जी ने क्या करा था? पुल बांधा था। ठीक है। वही पंबन घाटी, किन्नौर घाटी हिमाचल प्रदेश में है। ये सारी घाटियाँ थी कुछ। अब बात करते हैं भारत की जलवायु के बारे में कि भारत की जलवायु कैसी है। मैं आपको एक बहुत छोटा सा कॉन्सेप्ट समझाऊंगा, उसके बाद में आपको सब समझ में आ जाएगी भारत की जलवायु। आज तक जो समझ नहीं बैठते थे वो 5 मिनट समझ आ जाएगी। तो सुनो, सबसे पहले भारत की जलवायु हेडिंग डाल देते हैं अपन। भारत की जलवायु। ठीक है। मैं भारत की जलवायु पढ़ाने जा रहा हूँ आपको। हाँ, हम भारत की जलवायु वन बात कर रहे थे, तो सबसे पहले हमें है ना भारत का कैसा वातावरण है तो इस बार में बात करनी पड़ेगी। तो थोड़ा सा कॉन्सेप्ट समझना, 2 मिनट में आपको समझ में बैठ जाएगी सारी चीज़ें। जैसे कि माना ये हमारी क्या है? पृथ्वी है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं आती। तो ये 0 डिग्री विषुवत रेखा हमारी। ठीक है। ये ऊपर हाँ कर्क रेखा, ये मकर रेखा, ये आर्कटिक रेखा, ये अंटार्कटिक रेखा। ये तो आपको पता है। ये 90 डिग्री पर है, ये 90 डिग्री पर है, ये 66.5 डिग्री है, ये 23.5 डिग्री है। ये तो आपको पता ही है, कोई दिक्कत ही नहीं है। ठीक है। तो क्या होता है कि जो सन होता है ना, सन, ये हमारा सन है। तो एक बात ध्यान रखना आप इसमें कि जो 0 डिग्री से जो 30 डिग्री तक का एरिया जो है वो है ना, इस 30 डिग्री तक के एरिया जो यहाँ पर आ जाता है, ये 30 डिग्री तक का एरिया है। यहाँ से यहाँ तक के एरिया क्या बोलते हैं अपन? उष्णकटिबंधीय एरिया। कौन सा? उष्णकटिबंध क्षेत्र कहलाता है। कौन सा क्षेत्र कहलाता है? उष्णकटिबंधीय क्षेत्र। और 30 से 60 डिग्री तक के बीच का जो हिस्सा है ये कहलाता है कौन सा क्षेत्र? शीतोष्ण। कौन सा क्षेत्र कहलाता है? शीतोष्ण। शीतोष्ण। ठीक है। और ऊपर जो सबसे वाला है वो शीतोष्ण कहलाता है। सीधी बात है। ठीक है। क्या होता है कि हमारा जो भारत का आपको पता होगा अक्षांशीय विस्तार कितना है? 6 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट तक का। लेकिन हम धरातल से मान तो 8 डिग्री 4 मिनट से है, तो हमारा भारत कहीं ना कहीं यहाँ पे एग्जिस्ट करता है। जैसे कि मैं बात करूँ तो ये भारत जो है वो 30 डिग्री से थोड़ा सा ऊपर है। बाकी इस एरिया में हमारा भारत क्या आता है? पाया जाता है। तो मैं पूछता हूँ आपसे कि भारत की तब भी उष्णकटिबंधीय जलवायु क्यों है? ये थोड़ा सा भाग तो ऊपर भी चलेगा इसका इस कारण से। तो आप एरिया के हिसाब से बोले कि इसका मैक्सिमम भाग इसमें, तो इसका गलत आंसर होगा। इसका आंसर ऐसा होगा कि भारत में क्या है? हिमालय है। क्या है भारत में? हिमालय। तो हिमालय की जो चोटियाँ है वो साइबेरिया से आने वाली ठंडी पवनों क्या कर लेती है? रोक लेती है। साइबेरिया से ठंडी पवन जो आती है वहाँ उस
एरिया तक की उसको क्या कर लेती है ना, रोक देती है हिमालय की जो चट्टानें हैं, है ना। तो भारत में ठंडी एरिया आ नहीं पाती, मतलब ठंडी हवा आ नहीं पाती, तो क्या होता है भारत में मतलब उष्ण वातावरण बना रहता है, ठीक है। और भारत में जो जो हमारी पृथ्वी वो 23.5 डिग्री है ना, तो 23.5 डिग्री अक्षांश पे क्या है, टिल्ड है, ठीक है। तो क्या होगा कि इस कारण से हमारी है ना जो सूर्य की जो वर्ष भर जो किरणें पड़ती है वो हमारी विषुवत रेखा पड़ती है, और सबसे ज़्यादा तिरछी किरणें किस पर पड़ती है, 90 डिग्री पर पड़ती है। इस कारण से यहाँ पे सब हर मतलब कि हर कभी भी चल जाए यहाँ पे बर्फ़ जमी रहती है, यहाँ पे कभी बर्फ़ नहीं जमी मिलेगी आपको, इस कारण से, ठीक है। और बात करूँ तो है ना, हम भारत के मानसून पढ़ रहे हैं तो आपको सबसे पहले मानसून का अर्थ भी पता होना चाहिए। मानसून एक अरबी भाषा का शब्द है जो मौसम से बना है। किससे मिलकर बना है, मौसम से मिलकर बना है, ठीक है। और मानसून जो होता है इसका अर्थ होता है कि ऋतुओं के साथ साथ, किसके साथ साथ, ऋतुओं के साथ, है ना, ऋतु के साथ पवनों की दिशा में परिवर्तन, पवनों की दिशा में परिवर्तन ही क्या है, ऋतु के साथ साथ पवनों की दिशा में परिवर्तन क्या है, मानसून है। आपको पता है, छोटी सी बात है, ठीक है। तो हमने इतना बात कर ही लिया है ना। भारतीय जलवायु कौन सी है, उष्णकटिबंधीय जलवायु है ना। तो एक और क्वेश्चन आता है कि भारत मतलब कि व्यापारिक पवनें कौन सी होती है, पछुआ पवनें कौन सी होती है, ध्रुवीय पवनें कौन सी होती है, पछुआ पवनें, और एक होती है ध्रुवीय पवनें कौन सी होती है, ठीक है। व्यापारिक पवनें वो पवनें होती है जिसका अक्षांशीय विस्तार 0 से 30 और इधर भी 30 तक, ये जो पवनें कहलाती है ये कहलाती है कौन सी पवनें, व्यापारिक पवनें, है ना। 30 से ऊपर 60 तक, है ना, दोनों तरफ इसी कहलाती है कौन सी पवनें, कौन सी पवनें कहलाती है, पछुआ पवनें या पूर्वी पवनें। और जिस पछुआ पवनें से जो ऊपर एरिया पाया जाता है 60 से ऊपर, 61, 62, 90 तक, ये कहलाता है ध्रुवीय पवनें। कौन सी पवनें कहलाती है, ध्रुवीय पवनें। ध्रुवीय पवनें क्या होती है, बहुत ज़्यादा ठंडी होती है, ये आपको पता है। पवनों का नाम कैसे देते हैं, जिस दिशा से पवनें आती है उसका नाम हो जाता है। जैसे मैंने एरो लगाया तो इस पवन का नाम होगा पश्चिमी पवन, इधर से आएगा तो ये पूर्वी पवन, इधर से आएंगे तो दक्षिण पवन, इधर से उत्तरी पवन, और ये आएगा तो दक्षिण पवन इसका नाम हो जाएगा, ओके। उसके बाद में स्थायी पवन, स्थायी पवनों को बांटा जाता है इतने तीनों में, ठीक है। उसके बाद में बात करें तो भारत का मानसून यही होता है ना। भारत में जो मानसून होता है वो दो प्रकार की शाखाओं से आता है, एक अरब सागर की शाखा से आता है, एक आता है बंगाली खाड़ी की शाखा से। अरब सागर का जो मानसून होता है बंगाली की खाड़ी की शाखा से, अरब सागर का जो मानसून होता है ये कम तीव्र होता है कंपेरिजन टू बंगाल खाड़ी मानसून। ऐसा क्यों होता है भाई, क्योंकि मानसून जो होता है बंगाल खाड़ी के जो अवरोध आते हैं बीच में वो बहुत ज़्यादा आते हैं, प्लस इसके साथ में इसमें कीप आकार की क्या होती है, इसको क्या मिल जाती है, हाँ, पहाड़ियाँ मिल जाती है। इस कारण से क्या होती है, बंगाल खाड़ी का मानसून क्या होता है, ज़्यादा सक्रिय होता है ना। ये दिख रहा है आपको, है ना। अरब सागर की क्या होती है, कम तीव्र होती है इस कारण से। और अरब सागर की कम तीव्र होने के कारण क्या है कि अरावली पर्वत श्रेणी इसके रास्ते में तो आती है लेकिन इसकी समांतर है। जैसे अरावली पर्वत श्रेणी ऐसे है, ऐसी पर्वत श्रेणी है, और अरब सागर मानसून के समांतर निकल जाते हैं, जिनको बीच में ऐसे रोक के अवरोध नहीं बन पाती, इस कारण से बरसात नहीं करता इतनी, ठीक है। हाँ, केरल का जो तट होता है ना, उस पर करीबन करीबन 1 मार्च को, हाँ सॉरी, 1 मार्च क्या, केरल का जो तट होता है इसे है ना क्या बोलता है, 1 मई को है ना जो मानसून है वो किससे टकराता है, अंडमान निकोबार द्वीप समूह से टकराता है। उसके बाद में 1 जून के लमसम ये किससे टकराता है, हमारी केरल से टकराता है। उसके बाद में बात करूँ मैं तो इस मानसून को 22 जुलाई तक कहाँ पे पहुँचता है, दिल्ली में पहुँचता है। समझ में आती बात, है ना। 22 जुलाई को जो दिल्ली तक पहुँचता है, दिल्ली में है ना बंगाली खाड़ी के मानसून और अरब सागर के मानसून दोनों के मिक्सर से क्या होती है, बरसात होती है। और लेकिन लौटते हुए मानसून से एकमात्र बरसात वाला एरिया कौन सा है, वो है तमिलनाडु। कौन सा एरिया है, तमिलनाडु एरिया होता है।
इतनी आई बात समझ में? ठीक है, ये हमारा आज का टॉपिक था। कौन कौन से पढ़ लिया हमने, क्या क्या पढ़ लिया अब तक? तटीय मैदान पढ़ लिया हमने, है ना, जल परियोजनाएँ पढ़ ली, घाटियाँ पढ़ ली, थोड़ा बहुत मानसून भी पढ़ लिया हमने। उसके में बात करें तो जो अगली टॉपिक के बारे में बात करें तो थोड़ा बहुत हम मिट्टी के बारे में बता देता हूँ मैं आपको। मिट्टियाँ, पहली बात तो मृदा दिवस कब मनाया जाता है? मृदा दिवस मनाया जाता है 5 दिसंबर को। भारत में बहुत सारी मिट्टियाँ पाई जाती हैं, जैसे आपको पता भी होगा, जैसे कि काली मिट्टी। काली मिट्टी काली मिट्टी वो मिट्टी होती है जो ज्वालामुखी के कारण आई है। जैसे ये मुख्यतः दक्कन के पठार के ऊपर पाई जाती है। ठीक है, इसमें अपना महाराष्ट्र वाला एरिया, यूपी वाला एरिया, थोड़ा बहुत महाराष्ट्र वाला एरिया, मध्य प्रदेश वाला एरिया, कर्नाटक वाला एरिया, तमिलनाडु वाला एरिया भी आ जाता है। काली मिट्टी दक्कन के पठार के ऊपर पाई जाती है। काली मिट्टी के अंदर है ना कपास की खेती बढ़िया होती है ना। इसको रेगुर मिट्टी भी कहते हैं, इसे स्वतः जुताई वाली मिट्टी भी कहते हैं। ठीक है, और भारत में सबसे ज़्यादा पाई जाने वाली मिट्टी कौन सी है? जलोढ़ मिट्टी। जलोढ़ मिट्टी जो नदियों द्वारा लाई गई मिट्टी है। ये 2 प्रकार की होती है, एक होती है खादर, एक होती है भंगर। खादर मिट्टी जो पुरानी जलोढ़ है, सॉरी पुरानी जलोढ़ तो बांगर होती है। पुरानी जलोढ़, पुरानी मृदा, खादर, बांगर, और जो नवीन जलोढ़ होती है वो कौन सी होती है? खादर होती है। इतनी समझ में आई बात? उसके बाद में हाँ, इतनी आपको बात समझ में आ रही है? जलोढ़ में तक मैंने बता लिया। ये सब ज़्यादा ना हमारे भारत में पाई जाती है। एक होती है मरुस्थलीय मिट्टी जो हमारे राजस्थान के पश्चिमी एरिया में पाई जाती है, थार के मरुस्थलीय टाइप में पाई जाती है। और मरुस्थलीय मृदा होती है, इसमें ह्यूमस की मात्रा कम होती है ना। और जलोढ़ मृदा सबसे ज़्यादा उपजाऊ मिट्टी कहते हैं। एक होती है लवणीय मृदा जो पश्चिम बंगाल वाले कुछ हिस्से में पाई जाती है, लवणीय मृदा। उसके बाद में पर्वतीय मृदा होती है जो जम्मू कश्मीर साइड पाई जाती है, सिक्किम साइड पाई जाती है, वो पर्वतीय मृदा होती है। एक होती है लेटराइट मृदा। लेटराइट मृदा होती है जो हमारे केरल के इस, जैसे भारत है तो इसके इस हिस्से में कौन सी पाई जाती है? कि लेटराइट मृदा पाई जाती है। इस हिस्से में जो है उसमें है ना लाल मिट्टी पाई जाती है। कौन सी मिट्टी पाई जाती है? लाल मिट्टी पाई जाती है। लाल मिट्टी फेरस ऑक्साइड FeO2 इसके साथ मिलकर क्या बना देता है? ये लाल हो जाती है यहाँ की मृदा, बहुत ज़्यादा लाल हो जाती है। समझ में आएगी? ठीक है, उसके बाद में जलोढ़ मृदा हुई गई। एक गंगा द्वारा लाई गई जो मिट्टी है वो हमारे किस एरिया में पाई जाती है? जो हमारा कौन सा एरिया है? जम्मू कश्मीर वाला एरिया, वो उसमें कौन सी मिट्टी पाई जाती है? ये वाली मिट्टी पाई जाती है। ठीक है, फिर क्या होगा? भारत में सर्वाधिक मिट्टी बताई दी मैंने आपको। सबसे प्राचीन जलोढ़ भांगर होती है। ठीक है, जीवाश्म में पर्याप्त मात्रा जलोढ़ मृदा में होती है। ठीक है, उसके बाद में हाँ, एक वर्षा वाले टॉपिक में एक चीज़ बताना भूल गया। यूपी में जो सबसे कम बरसात होती है वो बरसात होती है मथुरा वाले हिस्से में। ठीक है, समझ में बात होती है। और ठीक है, आज के लिए इतना ही। बाकी आप चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को शेयर करें। ओके, थैंक यू।